हेलो स्टूडेंट्स, ये झारखंड सार संग्रह का बुक है उड़ान पब्लिकेशन का और सबसे लेटेस्ट एडिशन है, 11th एडिशन है। इसको हम लोग पूरा कवर कर रहे हैं। बुक में आज का जो टॉपिक हम लिए हैं वो है अंग्रेजों का प्रवेश। ठीक है, तो अंग्रेजों के प्रवेश को हम लोग शुरू करेंगे। इसमें आप एक दो बात अपने माइंड में रखिए और थोड़ा सा टाइम ट्रेवल कीजिए। चलिए, 1764-65 के समय में कौन सा ईस्वी चलना है आपको? 64-65, ठीक है ना। 1764-65, तो इतना याद रखिएगा कि 22 अक्टूबर 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ उससे पहले प्लासी हुआ था, लेकिन बक्सर का युद्ध हम लोग के लिए निर्णायक हो गया थोड़ा। तो बक्सर का युद्ध आपको हुआ है 1764, 22 अक्टूबर 1764। दो लोग लड़े। दो लोग क्या लड़े? दो पार्टी रख लीजिए। एक पार्टी ए है, एक पार्टी बी है। ए में जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, जिसमें नेतृत्व जो कर रहा है वो है हेक्टर मुनरो। ठीक है, मतलब कि इधर अंग्रेज हैं। दूसरी तरफ बी के साइड जो पार्टी लोग लड़ रहे हैं वो तीन कंबाइन सेनाएं हैं। तीन कंबाइन सेना मतलब तीन लोग मिलके लड़े हैं। पहला मीर कासिम जिसको निकाल दिया लोग मिल करके। बोला कि ये कहाँ का था? बंगाल का नवाब था ना। तो बंगाल के नवाब में अंग्रेज का बात ज़्यादा नहीं सुन रहे थे, अपने मन के मालिक थे, अपने मन से काम कर रहे थे। ये अंग्रेज लोग को पसंद नहीं आया, तो मीर कासिम को हटा के मीर जाफर को बैठाया, जिसके कारण मीर कासिम को हम लोग जानेंगे कि ये आपदस्थ बंगाल का नवाब था। तो एक हो गया मीर कासिम। कौन हो गया? मीर कासिम। बहुत ज़्यादा स्टोरी नहीं बताएंगे, ज़्यादा चिंता मत कीजिए, बस सिनेरियो समझिए और चलिए। फिर एक था सुजाउद्दौला। सुजाउद्दौला कौन था? वो अवध का नवाब था। और एक थे शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय कौन थे? उस समय वो मुगल सम्राट थे। ये तीनों सोचें उस समय कि अगर हम लोग तीनों मिल के लड़ेंगे तो थोड़ी अंग्रेज को हम लोग जीतने देंगे। हम तीन मिल के अगर हम लोग लड़ेंगे तो अंग्रेज हार जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। ठीक है, और अंग्रेज जो थे वो लोग विजय हो गए। अंग्रेज जब जीत गया तो अब बारी आया संधि का, क्योंकि संधि तो करना पड़ेगा, हारे हो तुम लोग। तो संधि में क्या होता था कि जनरली चीज़ें अपने फेवर में ही अंग्रेज रखते थे, तो उसमें इलाहाबाद की संधि होती है। हमेशा याद रखिएगा, बक्सर के युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई थी? इलाहाबाद की संधि हुई थी। और संधि हुआ था 1765 ईस्वी में। ठीक है, युद्ध 1764 में हुआ, 22 अक्टूबर, लगभग साल का एंडिंग आ गया था। 1765 में ये लोग बैठते हैं और इलाहाबाद की संधि होती है। इलाहाबाद की संधि में जो मुगल सम्राट आपके हैं का क्या नाम था उसका? शाह आलम द्वितीय। उससे अंग्रेज ले लेता है बंगाल, बिहार और उड़ीसा का लगान लेने का अधिकार, यानी कि टैक्स अब कौन लेगा इस क्षेत्र का? अंग्रेज लेंगे। अंग्रेजों को कानूनी अधिकार मिल गया, जिससे कि इस एरिया में हम लोग सब आ जा रहे हैं। बंगाल में आपका बिहार, उड़ीसा, झारखंड सब आता था उस समय। ठीक है, तो इस एरिया में पूरा का पूरा टैक्स वसूली अब कौन करेगा? तो अंग्रेज करेंगे। और जब वो करेगा, इसका मतलब अब यहाँ का राजा वही है। ठीक है, असली मालिक वही है जो टैक्स लेता है। तो अब देखिए, कहानी ऐसा है कि 1765 के बाद पहले ही लोग बंगाल का जो क्षेत्र था, बिहार का जो पॉपुलर क्षेत्र था, उस जगह पे अपना वर्चस्व ये लोग स्थापित किए। ठीक है, लगान लिए। फिर इन लोगों को लगा 1767 से कि अब इस क्षेत्र में, जो कि हम लोग का छोटा नागपुर हो गया और संथाल परगना हो गया, उस ओर बढ़ना चाहिए। तो 1767 में इन लोग सिंहभूम से झारखंड में प्रवेश शुरू करेंगे और हम लोग इसी को पढ़ेंगे। 1767 के बाद जब ये लोग पूरे हमारे झारखंड में घुसना शुरू करेंगे, तो ऐसा नहीं है कि सभी के सभी खुशी खुशी कहेंगे कि आओ अंग्रेज भैया, तुमको हम अपना सारा संपत्ति दे देंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत लोग इसका विरोध करेंगे, बहुत लोगों का अपना कोई और मनसा रहेगा, जैसे कि किसी और बगल वाले से लड़ाई इतना भयंकर है कि इनको लगेगा चलो हम अंग्रेजे से जाके दोस्ती कर लेते हैं। तो देखिए, सिनेरियो सबका अलग अलग होगा। छोटा नागपुर में वो कैसे छोटा नागपुर को अपने अधिकार में लेगा, उसका कहानी पढ़ेंगे। फिर कैसे वो ढालभूम को लेगा, सिंहभूम को कैसे अपने में लेगा, रामगढ़ राज्य के साथ उसका क्या चलेगा, ये सब चीज़ों को हम लोग पूरा पढ़ेंगे कि हाँ, कैसे कैसे जा कर के पूरे क्षेत्र में, झारखंड में अंग्रेज अपना वर्चस्व स्थापित करते हैं टैक्स वसूली का। ठीक है, तो हम लोग का जो समय अभी चल रहा है वो चल रहा है 1767। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग शुरू कर रहे हैं सिंहभूम क्षेत्र से। इतना सिनेरियो आप पक्का समझ गए होंगे कि 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी, दूसरे तरफ मीर कासिम, सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय, तीनों मिलकर लड़ते हैं। हार जाते हैं बेचारे तीनों, और अंग्रेज लोगों को इधर का दीवानी मिल जाता
आता है, यानी कि टैक्स वसूलेगा। अब कौन? तो अंग्रेज टैक्स वसूलेगा। 1765 के बाद 1767 में इन लोगों का नज़र अब झारखंड पर है और ये लोग एंट्री कर रहे हैं 1767 से। तो बस अब हम लोग कहानी शुरू करते हैं। हम लोग पढ़ते हैं कि सबसे पहले ये आया था सिंहभूम के क्षेत्र में। कहाँ आया था? सिंहभूम के क्षेत्र में। झारखंड में अंग्रेजों का पहली बार प्रवेश 1767 ईस्वी में सिंहभूम क्षेत्र में हुआ था। झारखंड में 1767 ईस्वी में पहली बार अंग्रेजों का प्रवेश हुआ। अंग्रेजों का झारखंड में पहली बार सिंहभूम क्षेत्र में प्रवेश हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अंग्रेजों के झारखंड में पहली बार प्रवेश के समय झारखंड के कोल्हान क्षेत्र में हो शासक, पोरहाट क्षेत्र में सिंह शासक तथा ढालभूम क्षेत्र में ढाल शासकों का शासन था। 1760 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मिदनापुर क्षेत्र में अधिकार स्थापित किया। चलिए, 1760 ईस्वी में मिदनापुर क्षेत्र में अधिकार हो गया उन लोगों का। अंग्रेजों को 1765 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय से इलाहाबाद की संधि के द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई। दीवानी मतलब कि टैक्स वसूलने का अधिकार प्राप्त हुआ। ठीक है। शाह आलम द्वितीय द्वारा अंग्रेजों को प्रदान किए गए दीवानी अधिकारों के लिए 26 लाख रुपए की राशि निर्धारित की गई, यानी कि अब आप साल भर में 26 लाख रुपया लीजिए और आप शांति से बैठिए, यही था। ठीक है ना। यानी कि अब शाह आलम द्वितीय का राज इस क्षेत्र में नहीं रह गया है। ठीक है। चलिए, जनवरी 1767 ईस्वी में अंग्रेजों ने फर्ग्यूसन को सिंहभूम पर आक्रमण हेतु भेजा था। तो याद रखिएगा कौन अधिकारी आया था? फर्ग्यूसन आया था। ठीक है। 22 मार्च 1767 ईस्वी में अंग्रेजों ने घाटशिला के महल पर कब्जा कर लिया। याद रखिएगा 22 मार्च 1767 ईस्वी में जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध ढाल विद्रोह किया गया था। ये भी याद रखना है। ढाल विद्रोह अंग्रेजों के विरुद्ध झारखंड में किया गया पहला विद्रोह था। इस विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने जगन्नाथ ढाल को 1768 ईस्वी में ढालभूम का राजा बनाना स्वीकार किया तथा जगन्नाथ ढाल ने अंग्रेजों को 4000 रुपये सालाना कर देना मंजूर किया। ठीक है। एक बार आप इसका चौहद्दी देख लीजिए। देखिए, ये रहा ढालभूम, इधर है मिदनापुर पूरब की ओर, पश्चिम में सरायकेला खरसावां है, इधर मानभूम है, ये क्या है? उत्तर है, और ये है दक्षिण, ये मयूरभंज है। आपको याद है एक दिन हम पूरा आपको मैप दिखाए थे, उसमें कहे थे कि जो भी राज है उसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। तो चलिए हम आपको वहां से मैप दिखाते हैं आज। ठीक। हाँ, तो आ गए हम लोग मैप में। एक बार देखिए ढालभूम राज कहाँ है। ये है आपका ढालभूम राज। और सर जो उस फिगर में चौहद्दी बनाए हैं वो आप यहाँ पे ध्यान से देखना चाहिए। तो देखिए इधर क्या है? पूर्व में मिदनापुर है, ये पश्चिम में क्या है? सरायकेला खरसावां राज्य है, दक्षिण में मयूरभंज है, और ऊपर में क्या है? मानभूम है ना, ये पंचायत राज वाला पूरा। तो यही इसका मैप है। इसको देखिए, जैसे कि आज हम लोग यहाँ पर घाटशिला और ढालभूम राज देखे हैं, उसी प्रकार से आप जब भी कोई राज पढ़े ना तो उसको एक बार चौहद्दी में जाकर के और मैप में जाकर के देखिए। इसीलिए हम कह रहे हैं कि इस मैप को अगर हो सकता है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको प्रिंट आउट करके निकलवा लीजिए। ठीक है। तो इसको देख देख के याद रह जाएगा। ठीक है। तो मिदनापुर से आ रहा है ये लोग। चलिए, तो वही हम लोग मैप देख रहे थे वहाँ पे। तो यहाँ पे फिर से देख लीजिए, ढालभूम राज है, मिदनापुर, सरायकेला, मानभूम और इधर मयूरभंज। ढालभूम राज की चौहद्दी। ढाल विद्रोह अंग्रेजों के विरुद्ध झारखंड में किया गया पहला विद्रोह था। इस विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने जगन्नाथ ढाल को 1768 ईस्वी में ढालभूम का राजा बनाना स्वीकार किया तथा जगन्नाथ ढाल ने अंग्रेजों को 4000 रुपये सालाना कर देना मंजूर किया। 1768 ईस्वी में जगन्नाथ ढाल को उसके चाचा नरसिंह धवल प्रथम के स्थान पर राजा बनाया गया था। नोट करके देखिए पॉइंट क्या लिखा हुआ है। ढाल वंश के राजा का ज्येष्ठ पुत्र युवराज, दूसरा पुत्र हिकीम, तीसरा पुत्र बड़ा ठाकुर, चौथा पुत्र कुंवर, पांचवा मुसीब तथा इसके बाद के पुत्र बाबू कहलाते थे। ठीक है। एक बार याद रखिएगा, ज़्यादा पूछेगा ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है। 1768 में ढालभूम क्षेत्र में गड़बड़ी फैलने लगी, जिसे रोकने हेतु अंग्रेजों ने लेफ्टिनेंट रुक के नेतृत्व में विद्रोही जगन्नाथ ढाल को पकड़ने का असफल प्रयास किया, जिसके बाद जगन्नाथ ढाल के भाई नीमू ढाल को बंदी बना लिया गया। देखिए स्टोरी कुछ इस प्रकार है कि जगन्नाथ ढाल को राजा बनाया गया, उसको बोला गया कि 4000 रुपये कर देना, लेकिन वो पहला साल दिया, फिर दूसरी बार से देना बंद कर दिया। तो फिर इन लोग फिर से आए 1768 में और पूछे कि कर तो दिया नहीं तुम। तो इन लोग पे जब इसके किले पे आक्रमण करने चले आए, तब जाकर के जगन्नाथ ढाल फिर से एक बार सोचा कि चलो फिर से इन लोगों से हम क्या कर लेते हैं, कोई डील कर लेते हैं। लेकिन तब तक अंग्रेज क्या किए, अब डील करने के लिए तैयार नहीं थे और इन लोग इसके किले पर हमला कर दिए। वहाँ इनका भाई नीमू ढाल पकड़ा गया। तो पहले तो नीमू ढाल को ये क्या किए,
अंग्रेज लोग नीमू ढाल को बंदी बना लिया, लेकिन फिर बाद में इसी के साथ डील हो गया, नीमू ढाल के साथ ही डील हो गया कि चलो तुम्ही को राजा बना देते हैं, लेकिन तुम हमको कर दे देना। तो अंग्रेजों ने जगन्नाथ ढाल के स्थान पर नीमू ढाल को ढालभूम का राजा घोषित कर दिया। अब जगन्नाथ ढाल तो बेचारे को लगा कि अब तो हम राजा बन नहीं पाएंगे, क्योंकि डील तो नीमू ढाल के साथ हो गया। तो अब जगन्नाथ ढाल खुला विद्रोह शुरू कर देते हैं। ठीक है, जगन्नाथ ढाल ने अपना विरोध जारी रखते हुए ढालभूम के अधिकांश क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद 1777 ईस्वी में अंग्रेजों ने जगन्नाथ ढाल को पुनः ढालभूम का राजा घोषित कर दिया। देखिए, ये 1767 से लगभग शुरू हुआ और 1777 तक ये अपने क्षेत्र में पूरा बवाल मचाते ही रह गए। अंग्रेज को शांति महसूस नहीं हुआ 10 साल में, तो इसको लगा कि अगर हमको शांति इस क्षेत्र में लाना है तो क्यों ना हम ढाल भूम का राजा जगन्नाथ ढाल को ही बना देते हैं, वही कर देगा और शांति से रहेगा। कम से कम देखिए, कोई भी युद्ध होगा, कोई भी लड़ाई होगा तो बहुत हानि होता है, खर्चा होता है। इससे बढ़िया नहीं है कि आराम से हम कर वसूल करें, क्योंकि अंग्रेज को कर ही तो लेना था, और करना क्या था, दे कोई भी नीमू ढाल देकर चाहे जगन्नाथ ढाल दे, तो क्यों ना हम जगन्नाथ ढाल से ही ये बात करार करा ले, तो करार करा लिया जाता है। ठीक है, चलिए, तो अब 1777 में फिर से जगन्नाथ ढाल राजा बन गए हैं। जब राजा बन गए तो वो क्यों हल्ला गुल्ला करेगा, फिर आराम से शांति से होता है, फिर वो विद्रोह वहीं बंद हो जाता है। 1783 ईस्वी में लेफ्टिनेंट ब्रुक ने ढालभूम क्षेत्र में सैनिक अभियान चलाया था। 1800 ईस्वी में ढालभूम का वार्षिक कर 4267 रुपया तय किया गया था। ये याद रखना है बस। चलिए, अब अगला जो है वो पोरहाट है। अब हम लोग देखेंगे पोरहाट में कैसे कैसे खेल चल रहा है, क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, चलिए, 1767 ईस्वी में पोरहाट के राजा जगन्नाथ सिंह चतुर्थ ने मिदनापुर के अंग्रेज रेजिडेंट से अपने भाई शिवनाथ सिंह के विरुद्ध सहायता मांगी, परंतु कटक के मामले में उलझे होने के कारण अंग्रेजों ने सहायता से इनकार कर दिया। 1773 ईस्वी में अंग्रेज अधिकारी कैप्टन फोर्बिस ने कंपनी के व्यापारिक लाभ हेतु पोरहाट के राजा से एक समझौता किया कि पोरहाट का राजा कंपनी क्षेत्र के व्यापारियों को अपने राज्य में शरण प्रदान नहीं करेगा। 1793 ईस्वी में अंग्रेजों ने सरायकेला के कुंवर तथा खरसावां के ठाकुर के साथ भी इसी प्रकार की संधि की। ये लोग इस टाइप का संधि करते थे। ठीक है, जनरली के साथ यही संधि होता था। सरायकेला के प्रमुख को कुंवर, आनंदपुर व खरसावां के प्रमुख को ठाकुर तथा केरा व बंद गांव के प्रमुख को बाबू कहा जाता था। ये भी याद कर लीजिएगा, नया डाटा सर जोड़े हैं। 1809 में पोरहाट के राजा ने सरायकेला व खरसावां के बढ़ते प्रभुत्व को संतुलित करने के उद्देश्य से कंपनी से अपने राज्य को संरक्षण में लेने का आग्रह किया, जिसे कंपनी ने अस्वीकृत कर दिया। ठीक है, 1818 ईस्वी में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के पश्चात कंपनी ने सिंहभूम को कंपनी के नियंत्रण में लाने का निर्णय लिया। 1 फरवरी 1820 ईस्वी को अंग्रेज एजेंट कैप्टन रसेल से बातचीत के बाद पोरहाट के राजा घनश्याम सिंह ने कंपनी की अधीनता स्वीकार करते हुए एक संधि पर हस्ताक्षर किया। कंपनी ने घनश्याम सिंह को संरक्षण प्रदान करने तथा संपत्ति पर अधिकार बनाए रखने का आश्वासन दिया। इस संधि को लेकर कंपनी तथा घनश्याम सिंह दोनों के अपने अपने उद्देश्य थे। देखिए, उद्देश्य तो हम देखेंगे, लेकिन पहले कहानी समझिए कि पोरहाट का राजा जो है, आप मैप फिर से माइंड में याद कीजिए, चाहे किताब खोलिए, जो आपको सही अभी लगता है कीजिए, और आप बुक खोलिए और देखिए कि दोनों पड़ोसी है ना, पड़ोसी। तो अब हम लोग जानते हैं कि सरायकेला और खरसावां लगातार अपने आप का जो टेरिटरी था उसको एक्सपेंड करने में लगे हुए थे, बढ़ा रहे थे। तो अब वो किसका जगह छीनेगा, अपना तो रबर का जमीन नहीं है ना कि बढ़ा लेंगे, तो ये पक्का है कि पड़ोसी का ही जमीन छीनेगा। तो पोरहाट बगल में है, तो इन लोगों को डर लगा हुआ है पोरहाट के राजा लोगों कि हम लोग का ही जमीन पे ये लोग धावा बोलेगा। इससे शुरू से ही, चाहे वो राजा जगन्नाथ सिंह चतुर्थ थे, चाहे अब आ जाएगा घनश्याम सिंह, ये लोग चाहेगा ना कि अंग्रेज मेरे पूरे क्षेत्र को अपने प्रभुत्व के अंदर ले ले, लेकिन ये आश्वासन दे दे कि हम लोग का कोई भी जगह जमीन छीना नहीं जाएगा, मेरा राज को कोई छीनेगा नहीं। ये शुरू से इन लोगों का मेंटेलिटी है, क्योंकि इन लोगों पे अपने पे इन लोगों को बिल्कुल भरोसा नहीं है कि हम अपना राज्य बचा पाएंगे। तो ये जब करेंगे, अंग्रेज से डायरेक्टली दोस्ती करेंगे, और इन लोग युद्ध वुद्ध नहीं लड़ने जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, घनश्याम सिंह जो खुद से कह रहा है अंग्रेज को कि मेरा जो भी राज है उसको तुम संरक्षण दो, तो उसका उद्देश्य क्या है, वो चाहता क्या है, उसके अंदर डर क्या है। ठीक है, तो पहला जो है, पहले हम लोग कंपनी के उद्देश्य पढ़ रहे हैं, फिर घनश्याम सिंह का, तो हम आपको पहले घनश्याम सिंह का ही उद्देश्य पढ़ा देते हैं। ठीक है, देखिए, कंपनी के सहयोग से सरायकेला खरसावां पर प्रभाव
स्थापित करना। इसका मन है कि अंग्रेज मेरे साइड हो जाएगा तो हम सरायकेला खरसावां पे अपना प्रभाव जमाएंगे, जो उसका जमीन उमीन छीना होगा वापस लेंगे। सरायकेला के शासक से अपनी कुल देवी पौरी देवी की मूर्ति वापस पाना। इसका पौरी देवी हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि सबकी कुल देवी होती हैं, और कुल देवी के प्रति इन लोग का बहुत भयंकर श्रद्धा होता है। हम लोग का भी होता है, हम लोग के भगवान के प्रति हम लोग का श्रद्धा है, इनकी कुल देवी हैं तो इनको श्रद्धा है इस चीज के लिए। तो देखिए, और घनश्याम सिंह के बारे में कहा जाता है कि इनको पुत्र नहीं था, ठीक है, मतलब इनको बच्चा नहीं था। तो इनको ऐसा लगता था ना कि शायद कि पौरी देवी की माता मेरे घर से चली गई है ना, इसीलिए मेरे साथ गलत गलत चीज हो रहा है। सो हम उठा करके अगर माँ को ले आएंगे और फिर से प्रतिष्ठापित करेंगे तो वो शांत हो जाएंगी, तो मेरा जीवन भी शांत हो जाएगा, मेरे जीवन में भी जो कमी है वो पूरा हो जाएगा। ऐसा सोच करके घनश्याम सिंह की इच्छा था कि जो पौरी देवी उनकी मूर्ति ये लोग सरायकेला खरसावां राज्य वाले उठा कर लेके चले गए हैं वो उसको रिटर्न कर दे, ठीक है। और तीसरा, कंपनी के सहयोग से हो लोगों पर सत्ता स्थापित करना। अब आप अगर घनश्याम सिंह रहें तो आप खुद इस बात का ध्यान रखिए कि एक इंसान चारों तरफ से घिरा हुआ है तो उसका मेंटेलिटी क्या होगा, क्योंकि तब कोई स्वतंत्रता और कोई एक देश, कोई एक राष्ट्र का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है उस समय। जब है तो अपना अस्तित्व बचाने का कॉन्सेप्ट है। उस समय सोचिए कि अगर आप घनश्याम सिंह की जगह पे राजा होते तो आपके पास भी अगर इस टाइप का होता है कि एक तरफ आपकी जनता है जो हो लोग जनता है और वो खूब आपको परेशान किए हुए है, दूसरा आपका पड़ोसी है वो एक्सपेंड कर रहा है, तो आपको सबसे सुरक्षा कहाँ मिल रहा है, तो वो आपको नजर आएगा कि चलो अंग्रेजी मेरे लिए सबसे सुरक्षित क्षेत्र है। तो ये है घनश्याम सिंह का कॉन्सेप्ट। घनश्याम सिंह ये सोच रहे हैं, ठीक है। तो अब घनश्याम सिंह इसीलिए सोचेंगे कि हम अंग्रेज से क्यों ना दोस्ती कर लें, ठीक है। अब चलिए, दोस्ती कभी भी बिना स्वार्थ के तो हो नहीं सकता है, जब तक दोनों के बीच में स्वार्थ नहीं होगा दोस्ती नहीं होगा। तो दूसरे का क्या मन है, मतलब कंपनी का क्या उद्देश्य है, वो क्या चाहता है, क्यों दोस्ती करने जा रहा है। संबलपुर उड़ीसा व बंगाल के बीच सीधा संपर्क स्थापित करना, रास्ता ऐसा हो कि इसके कंट्रोल में हो, ठीक है, और ये डायरेक्टली वहां से आना जाना करे, ताकि अगर आप पहले भी पढ़िएगा अभी भी पढ़िएगा, मतलब अभी क्या पढ़िएगा 1757 भी पढ़िएगा, तो आप संबलपुर में बहुत भयंकर ये लोग जो क्या किए थे, विद्रोह किए थे। संबलपुर शुरू से ऐसा जगह रहा ही था, ठीक है, तो वहां कंट्रोल करना था इन लोगों को। दूसरा है कि कटक व बनारस के बीच सीधा संपर्क स्थापित करना। तीसरा है विरोधियों द्वारा संरक्षण हेतु सिंहभूम क्षेत्र को नियंत्रित करना। और फिर है विद्रोही कोलों पर नियंत्रण स्थापित करना। तो ये सभी उद्देश्य कंपनी के हैं। अब दोनों का स्वार्थ है तो दोस्ती तो पक्का होना ही चाहिए। चलिए, तो इस संधि के पश्चात अंग्रेजों ने घनश्याम सिंह के पहले प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। पहला प्रस्ताव क्या था कि कंपनी के सहयोग से सरायकेला खरसावां पर प्रभाव स्थापित करना। चलिए, अंग्रेज कहा ये तो नहीं करेंगे, क्योंकि सरायकेला खरसावां के नवाबों, और नवाब तो नहीं थे वो लोग, सरायकेला खरसावां के राजा लोग से तो अपने अंग्रेज का अच्छा दोस्ती चल रहा है, तो एक दोस्ती करने के चलते दूसरे को थोड़ी कुर्बान कर देगा, तो ऐसा तो ये करेगा नहीं। तो चलिए, पहला प्रस्ताव तो नहीं माना जाएगा। दूसरा सुनते हैं। परंतु अन्य दोनों उद्देश्यों को पूरा करने में सहायता की, मतलब कि यह है कि सरायकेला के शासक से अपनी कुलदेवी पौरी देवी को मूर्ति को बोला कि जाओ उसको वापस कर दो, उसका कहे ले आया। और तीसरा है कि कंपनी के सहयोग से हो लोगों पर सत्ता स्थापित करना, तो वो तो इन लोगों को अपना भी इसमें स्वार्थ है कि करना ही पड़ेगा। चलिए, तो दो चीज मान लेंगे, हो लोगों पर सत्ता स्थापित करेंगे, हो लोगों को कंट्रोल कर देंगे, और आपकी पौरी देवी की जो मूर्ति है हम वो आपको वापस करा देंगे, ऐसा अंग्रेज कह दिए हैं, ठीक है। परंतु अन्य दोनों उद्देश्यों को पूरा करने में सहायता की। मेजर W.R. गिलबर्ट की ने सरायकेला के कुंवर अजम्बर सिंह को पौरी देवी की मूर्ति पोरहाट के राजा को वापस लौटाने हेतु बाध्य किया तथा 1821 ईस्वी में अंग्रेजों ने हो लोगों का दमन कर उन्हें पोरहाट के राजा के अधीन आने को विवश भी कर दिया। चलिए, दो काम तो घनश्याम जी का पूरा हो गया है। अब चलते हैं कोल्हान। कोल्हान में कहानी क्या चल रहा है, तो चलिए पढ़िए। सरायकेला राज्य की स्थापना विक्रम सिंह के द्वारा की गई थी, ये हम लोग पढ़े थे, है ना, तो याद भी रखिएगा। 1793 ईस्वी में सरायकेला तथा खरसावां के साथ अंग्रेजों ने एक संधि की थी। 1820 ईस्वी में कोल्हान क्षेत्र में मेजर रबसेज के कोल्हान क्षेत्र में प्रवेश के बाद रोरो नदी के तट पर अंग्रेज सेना तथा हो जनजाति के बीच युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेज विजय हुए। ऐसे हो बहुत लड़ाका थे, बहुत अच्छा युद्ध लड़े थे, लेकिन क्या कीजिएगा कि जब अंग्रेज बहुत, उनके पास आधुनिक हथियार है और वो डटे हुए हैं, तो एक ना एक दिन तो हो लोगों को क्या करना पड़ा, आत्मसमर्पण करना पड़ा, ठीक है। तो ये रोरो नदी के तट पे जो युद्ध हुआ है जरूर याद रखिएगा। 1821 ईस्वी में कर्नल रिचर्ड के नेतृत्व में अंग्रेजों ने हो क्षेत्र में प्रवेश किया तथा हो लोगों को अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करने हेतु विवश किया, और वादा भी करके आया था पोरहाट के राजा से, तो वो भी काम करना ही था। 1831-32 के कोल विद्रोह को हो जनजाति का भी समर्थन प्राप्त था, ये भी याद रखना है।
1836 में टी.एस. विल्किंसन की सलाह पर कंपनी द्वारा अंग्रेजी सेना को कोल्हान क्षेत्र में भेजा गया, जहां हो जनजाति से इनका संघर्ष हुआ। फरवरी 1837 में हो जनजाति के लोगों ने आत्मसमर्पण करते हुए कंपनी को सीधे कर देना स्वीकार किया। इन लोग राजा से इतना दुखी थे हो जनजाति के लोग कि जब आत्मसमर्पण करते हैं ना, तब भी कहते हैं कि हम राजा को कर नहीं देंगे, हम सीधे आपको कर दे देंगे लेकिन राजा को कर नहीं देंगे। ठीक है, चलिए आगे। 1837 ईस्वी में कोल्हान क्षेत्र को एक प्रशासनिक इकाई बनाकर उसे एक अंग्रेज अधिकारी के अधीन कर दिया गया तथा क्लीवलैंड नामक अंग्रेज अधिकारी द्वारा पहाड़ी असेंबली की स्थापना की गई। हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, पहाड़ी असेंबली की स्थापना, जिसमें सबको परमानेंट टाइप का जॉब दे देता है और जो धनुर्धर होते हैं उनका वेतन अलग होता है, जो और भी पद के हिसाब से 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया कर करके देता है। उस समय ये चीज़ बहुत अनोखा था कि किसी को पैसा मिल रहा हाथों हाथ, तो वो था। और ये लोग अपने ही क्षेत्र को समझने के लिए, मतलब उनके क्षेत्र को, मतलब पहाड़ी असेंबली में क्या था, पहाड़ी असेंबली के द्वारा ये लोग संथाल परगना में अपना वर्चस्व लाना चाहते थे। और क्लीवलैंड बहुत होशियार था कि वहीं के लोगों को हायर कर लो ताकि चीज़ें ज़्यादा आसान हो जाएंगी। ठीक है, अंग्रेजों को कोल्हान क्षेत्र पर अधिकार करने में लगभग 70 वर्षों का समय लगा, जबकि शेष झारखंड पर उन्होंने 45 वर्षों में अधिकार स्थापित कर लिया। तो सोचिए कि कोल्हान क्षेत्र के लोग ज़्यादा अपोज किए, मतलब कि विरोध ज़्यादा किए थे, तो इसलिए उनको 70 साल का वक्त लग गया। चलिए, झारखंड में देसी रियासतें, तो हम लोग देसी रियासतों के बारे में पढ़ते हैं। सरायकेला एवं खरसावां। ब्रिटिश शासन काल में भारत में 562 देसी रियासतें थी। इसमें से संयुक्त बिहार झारखंड विभाजन से पूर्व में मात्र 2 देसी रियासतें सरायकेला एवं खरसावां था। विक्रम सिंह के ज्येष्ठ पुत्र को सरायकेला की गद्दी, दूसरे पुत्र को खरसावां की गद्दी तथा तीसरे पुत्र को आसनतली की गद्दी प्राप्त हुई, परंतु आसनतली के राजा के उत्तराधिकारी न होने के कारण इस राज्य का विलय खरसावां राज्य में कर दिया गया। सोचिए कि पहले बेटा नहीं होने पर राज्य ही चला जाता था, इसलिए समाज में बेटा का इम्पोर्टेंस तब से बना हुआ है और आज तक बना हुआ है कि नहीं। तो इसको तो हम लोग को समाज का स्थिति समझ के चलना चाहिए। और बाकी जो है हम लोग जो पढ़ रहे हैं सरायकेला और खरसावां, वो बोल रहा है कि पूरा संयुक्त बिहार का 2 देसी रियासत था। 562 देसी रियासतें थी ब्रिटिश काल में। फिर सबको एक क्या करते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा पूरे जितने भी देसी रियासतें थे सबको भारत में विलय कराया गया था। उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे ही। चलिए, सरायकेला रियासत के बारे में पढ़ते हैं। सरायकेला रियासत की स्थापना पोरहाट के शिववंशी अर्जुन सिंह के पुत्र विक्रम सिंह ने की थी, जिसमें 12 गांव शामिल थे। जब किए थे तो 12 गांव था। अब यही लोग अपना टेरिटरी क्या कर रहे हैं, अपना जो भौगोलिक स्थिति है उसको बड़ा करने के चक्कर में है। सरायकेला रियासत की राजधानी सरायकेला खरकई नदी के तट पर थी। सरायकेला रियासत का अंग्रेजों के साथ सबसे पहले 1770 में संपर्क स्थापित हुआ। 1793 में सरायकेला के राजा एवं अंग्रेजों के बीच एक संधि की गई थी। अंग्रेजों ने 1803 ईस्वी के आंग्ल मराठा युद्ध में सरायकेला के राजा अभिराम सिंह को अंग्रेजों की सहायता करने पर वार्षिक कर माफ करने का प्रस्ताव दिया था। और एक बात याद करके चलिएगा कि सरायकेला और खरसावां ऐसी एग्जिस्ट करके नहीं रह गया, मतलब कि अगर ये लोग अंग्रेज का विरोध करते तो शायद ये दोनों रियासत नहीं रह पाता। ये दोनों रियासत आज़ादी तक या आज़ादी के बाद तक रह गया। इसका मेन रीज़न है कि ये दोनों जगह बिल्कुल अंग्रेज के लिए चापलूस थे, एकदम एक सेंटेंस में, कि जो भी आपके झारखंड में विद्रोह होगा 1857 या फिर लोकल कोई भी आपका जनजाति जितना विद्रोह होगा, सब में ये सरायकेला खरसावां अंग्रेजों के पक्ष में यहाँ का दमन करेंगे। और जो अंग्रेज का काम करेंगे उस साम्राज्य को क्यों वो खराब करेगा, क्यों उसको हटाएगा, है ना। तो ये बात याद रखिएगा कि सरायकेला खरसावां के जितने भी राजा होंगे, जितने भी कुंवर होंगे, जो भी होंगे, सब अंग्रेजों के साथ हमेशा रहेंगे। देखिए, आंग्ल मराठा युद्ध में भी ये इसको मदद कर रहा है। ठीक है, 1820 ईस्वी में सरायकेला के राजा की सहायता से तमाड़ के विद्रोही नेता रुदन सिंह को गिरफ्तार किया गया था। चलिए आगे और भी हम लोग जब भी पढ़ेंगे ना, देखेंगे यही लोग का राजा होगा जो एकदम सरूर काट करके पहुंचा देगा गिफ्ट में कि चलो हम आपके शुरू से चापलूस थे और रहेंगे। 1857 ईस्वी के संग्राम में सरायकेला के राजा ने अंग्रेजों की सहायता की थी। इसके बदले अंग्रेजों ने सरायकेला के राजा को पोरहाट राज्य का एक हिस्सा सरायकेला प्रदान किया। 1899 ईस्वी में अंग्रेजों ने सरायकेला को रियासत के रूप में मान्यता प्रदान की। 1939 ईस्वी में सरायकेला रियासत के अंतिम राजा आदित्य प्रताप सिंह देव ने शासन
व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन किया। 1947 ईस्वी में देश की स्वतंत्रता के बाद सरायकेला भारत संघ का अंग बन गया। ठीक है, इन लोग बहुत ज़्यादा विरोध नहीं किया कि हम भारत से नहीं मिलेंगे, जाते कहाँ, मिलना ही था। 1956 ईस्वी में राज्यों के पुनर्गठन के बाद सरायकेला को बिहार राज्य में शामिल किया गया। ठीक है, 2000 ईस्वी से सरायकेला झारखंड राज्य का भाग है तथा वर्तमान में यह कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत आता है। अब हम लोग एक बार चौहद्दी देख लेते हैं इन लोगों का। देखिए, ये सरायकेला है, ये खरसावां है। फिर हम लोग पढ़े थे एक आसनतली था ना, जिनका कोई बच्चा नहीं था, निर्वंश होने के कारण इसका विलय खरसावां में कर दिया गया। तो अभी इसको क्या किया गया, पूरा विलय कर दिया गया। अब इसका चौहद्दी में देखिए, इधर ढालभूम राज है, ऊपर में मानभूम है, इस साइड में ऐसे जो कटेगा वहाँ रांची होगा। एक बार जाके मैप देख के आइए। इधर कोल्हान गवर्नमेंट स्टेट है, कोल्हान को भी हम लोग पढ़े थे ना कि एक अधिकारी के अंतर्गत दे दिया गया था। और ये जो क्षेत्र है वो ऐसे करके जो कट के ऐसे जाता है वो है इसका मयूरभंज। ठीक है, उड़ीसा वाला क्षेत्र। तो ये सरायकेला खरसावां की चौहद्दी है। अगर कभी मेंस में पहुंच गया आप तो जरूर इसको बना दीजिएगा वहाँ। चलिए अब खरसावां रियासत पढ़ते हैं। ठीक है, खरसावां रियासत की स्थापना विक्रम सिंह, सरायकेला के संस्थापक के द्वितीय पुत्र कुंवर पदम सिंह के द्वारा किया गया था। खरसावां रियासत की राजधानी खरसावां नगर थी। 1793 में खरसावां रियासत एवं अंग्रेजों के बीच एक संधि की गई थी। 1899 में अंग्रेजों ने खरसावां को रियासत के रूप में मान्यता दी। 1947 ईस्वी में देश की स्वतंत्रता के बाद खरसावां भारत संघ का अंग बन गया। 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के बाद खरसावां बिहार राज्य में शामिल किया गया। 2000 ईस्वी से खरसावां झारखंड राज्य का भाग है तथा वर्तमान में यह कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत आता है। चलिए, ज़्यादा अंतर नहीं है, दोनों के बीच में रटा जाएगा। ये एक मैप दिया हुआ है जिसको हम थोड़ी देर के बाद आपसे इसके बारे में बात करेंगे। चलिए पहले पलामू के उत्तराधिकार की लड़ाई पढ़ते हैं। ऐसे जब हम आपको विद्रोह पढ़ा रहे थे तो ये समझाए थे, तो बहुत ज़्यादा हम समझा के आपको चलेंगे नहीं, आप धीरे धीरे कहानी सीख गए हैं। तो चलिए पलामू के अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं। मतलब कि अब पलामू में क्या सिनेरियो चल रहा है, क्या क्या बातें हैं जो अंग्रेज के फेवर में होगा या अंग्रेज यहाँ कैसे अपना वर्चस्व स्थापित करेगा, उसी को देखना है। चलिए, पलामू में अंग्रेजों के प्रवेश का प्रमुख कारण यहाँ राजनीतिक अस्थिरता एवं अराजकता का वातावरण था। जब भी कोई जगह में अंदरूनी खटास होगा, अंग्रेज को मौका मिलेगा तो आराम से वो वहाँ जाएगा। ठीक है, तो पलामू का यही हाल है। 1770 ईस्वी में पलामू के शासक जय कृष्ण राय ने रंका के ठकुराई साईनाथ सिंह की हत्या करवा दी, जिसका प्रतिशोध लेने हेतु साईनाथ सिंह या साईनाथ सिंह के भतीजे जयनाथ सिंह ने चित्रजीत राय पलामू के पूर्ववर्ती शासक रंजीत राय के पौत्र से सहयोग मांगा। तो स्टोरी यहाँ तक आप पढ़े। 1770 ईस्वी में पलामू के सतबरवा में चेतमा की लड़ाई में जयनाथ सिंह ने चित्रजीत राय के सहयोग से चेरो राजा जय कृष्ण राय को पराजित कर उसकी हत्या कर दी व पलामू किला पर अधिकार कर लिया। इस विजय के बाद जयनाथ सिंह ने चित्रजीत राय को पलामू का शासक बनाया तथा स्वयं दीवान बन गया। उद्वंत राय अखौरी चित्रजीत राय का समर्थक, पता नहीं कैसे लिख दिए हैं सर ऐसे, यह गलत है, क्योंकि अभी हम जो सेंटेंस पढ़ेंगे ना उसके बाद आप ही बताइएगा कि क्या होगा। देखिए, उद्वंत राय अखौरी एक आदमी है जो कि दीवान था। किसका दीवान था? वो जय कृष्ण राय का दीवान था। ठीक है, तो जब वो जय कृष्ण राय का दीवान था, वो चित्रजीत राय का समर्थन क्यों करेगा? और देखिए, अभी भी इस बात से अगर कंफ्यूजन है तो रुकिए थोड़ा देर और। उद्वंत राय अखौरी ने पटना जाकर कंपनी से जय कृष्ण राय के पौत्र गोपाल राय को पलामू का शासक बनाने की अपील की, जिसका कंपनी ने समर्थन किया। अब ये गोपाल राय को शासक बनाने बोल रहा है और उसी टाइम बैठा हुआ है आपका चित्रजीत राय और दीवान बना हुआ जयनाथ सिंह। तो इन लोग के राज के विपक्ष में तो ये षड्यंत्र रच रहा है। तो ये चित्रजीत राय का समर्थक कैसे हो गया? यही गलत है, इसको काटिए यहाँ पे। अगर लिखना है तो उसको लिखेंगे जय कृष्ण राय का समर्थक लिखिए, या गोपाल राय का समर्थक लिखिए, या फिर चित्रजीत राय का विरोधी था, ऐसा कुछ लिखेंगे तब जाके सेंटेंस सही होगा, नहीं तो ऐसे तो नहीं सही होगा। यद्यपि इस समर्थन के पीछे कंपनी का प्रमुख उद्देश्य पलामू किले पर अधिकार करना था। ठीक है, अब हम आपको स्टोरी समझाते हैं। नहीं, इतना थोड़ा और पढ़ लेते हैं। 1771 ईस्वी में अंग्रेज अधिकारी कामक ने चेरो राजा चित्रजीत राय को पराजित करके पलामू किले पर अधिकार स्थापित कर लिया। इसके बाद चित्रजीत राय तथा जयनाथ सिंह रामगढ़ चले गए। अब 1 मिनट में हम कहानी समझाएंगे, समझ लीजिएगा। ठीक है, देखिए हुआ क्या था ना, पहले शुरू से चलेंगे। एक था राजा साहब राय, उसका बेटा है रंजीत राय। ठीक है, रंजीत राय
ये शासन करते हैं और उसका जो भतीजा होता है जय कृष्ण राय, वो अपने चाचा को मारता है और राजगद्दी पे बैठ जाता है। बड़ी अच्छा, बहुत लंबा समय तक बैठता है ये, ठीक है। तो जय कृष्ण राय राजा बने, ठीक है, काम ठीक ठाक चल रहा है, लंबे समय तक ये रहा। फिर क्या हुआ कि ये एक रंका के ठाकुर हैं सैनाथ सिंह, उनको जाके मरवा दिया या मार दिया डायरेक्ट, ठीक है। और ये अपने पूर्व समय में, मतलब ये राजा बनने से पहले रंजीत राय को भी मारा था। तो ये 2 मर्डर किया है। पहला मर्डर किया है ये अपने ही चाचा का, रंजीत राय का, और दूसरा मर्डर किया है ये सैनाथ सिंह रंका के ठाकुर का, ठीक है। अब ये रंजीत राय का पोता है जिसका नाम है चित्रजीत राय, बड़ा हो गया है, अब इसको अपना दादा का खून का बदला लेना है। तो ये चित्रजीत राय जी अब रंजीत राय जो उनके दादाजी हैं, उनको क्यों मारा जय कृष्ण राय, हम बदला लेंगे, ये बदला लेंगे। चलिए, एक पर्सन है जो बदला लेगा। इधर सैनाथ सिंह जो है रंका के ठाकुर, उनको मारने के बाद उनका भतीजा जो है वो उसका भी खून खौल रहा है कि तुम मेरे चाचा को कैसे मार दिया भाई, जय कृष्ण राय तुम कैसे मार दिया, हम भी तुमसे बदला लेंगे, ठीक है। तो दुश्मन का दुश्मन क्या होता है, दोस्त होता है। ये इसका भी दुश्मन, ये इसका भी दुश्मन, दुश्मन का दुश्मन दोस्त, जाके दोनों दोस्ती कर लेते हैं, दोनों के बीच समझौता हो जाता है, चित्रजीत राय और जयनाथ सिंह। अब एक चीज याद रखिएगा जो अभी हम आपको याद करा दे रहे हैं, ठीक है, उसको, क्योंकि आगे इस स्टेटमेंट में कुछ कुछ गड़बड़ है, वहां पे आप उस गड़बड़ को पकड़ पाइएगा। देखिए, जयनाथ सिंह दीवान बनेंगे, ठीक है, लेकिन ये चैनपुर के राजा भी हैं, ठीक है, इतना भी ध्यान रखना है, ये चैनपुर का राजा भी है। लेकिन चेरो वाला जो राज्य है, पलामू का जो राज्य है, उसमें ये दीवान का पद हासिल करेंगे, ठीक है। तो चलिए, अब ये चित्रजीत राय और जयनाथ सिंह मिल के लड़ा सतबरबा का लड़ाई 1770 ईस्वी में, सतबरबा के निकट, सॉरी, चेतमा की लड़ाई, लड़ाई का नाम हम गड़बड़ बोल दिए, ठीक है। 1770 ईस्वी में चेतमा की लड़ाई होती है जो कि सतबरबा के निकट होता है, दोनों मिलके लड़ता है, जीत जाता है, जय कृष्ण राय की हत्या कर देता है, मार पीट के इसको साफ। अब ये दोनों यहाँ पलामू में राज ठीक ठाक कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि राज नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक और है उद्वंत अखौरी, ठीक है। ये उद्वंत अखौरी क्या है, इसको नहीं पच रहा है। ये उद्वंत अखौरी जय कृष्ण राय के समय भी उसका दरबारी था, और ये गोपाल राय जो कि जय कृष्ण राय का पोता है, चाहता है कि इसको हम राजा बनवा लें। अब इसके पास तो सेना है नहीं, कोई इतना है नहीं, हिम्मत है नहीं कि जा करके डायरेक्ट पलामू राज से लड़ाई कर ले। तो ये क्या करेगा, ये चला जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी के पास कि चलो तुम ही मेरा मदद कर दो, हम राजा बन जाएंगे तो तुमको तुम्हारे मन मुताबिक लगान देंगे, ठीक है। तो ये जा करके अंग्रेज से दोस्ती कर लेता है पटना में। तो चलिए, अंग्रेज को भी लगता है कि ये दोनों बहादुर है, मेरा बात तो सुनने वाला पार्टी नहीं है, क्योंकि इन लोगों का जो मेंटेलिटी था उस हिसाब से अंग्रेज को लग गया था कि यहाँ पे ये दोनों मेरे पक्का विरोध करेंगे, इससे बढ़िया है कि इसी का बात मान लेते हैं। तो अब क्या किया जाएगा, अंग्रेज का अपना स्वार्थ है और गोपाल राय और उद्वंत अखौरी का अपना स्वार्थ है। अब होगा हमला, और जब अंग्रेज मिल के हमला करेगा गोपाल राय के साथ, तो ये दोनों नहीं सरवाइव कर पाएंगे, ठीक है, नहीं बच पाएंगे, खुद को नहीं बचा पाएंगे, और ये दोनों हार जाएंगे। तो अब हारा हुआ आदमी को भागना पड़ता है, तो ये लोग उसी टाइम रामगढ़ भाग जाते हैं। तो यही हम लोग पढ़े, चित्रजीत राय तथा जयनाथ सिंह रामगढ़ चले गए। रामगढ़ में भी उधर मुकुंद सिंह बैठा है, मुकुंद सिंह भी बहुत दिलदार आदमी है, क्योंकि उसको भी अंग्रेज अच्छे नहीं लगते हैं, ठीक है। चलिए, कंपनी ने गोपाल राय को पलामू का राजा घोषित किया तथा पलामू पर 4,000 रुपये वार्षिक मालगुजारी तय कर दिया, जो बाद में बढ़ाकर 12,000 रुपये कर दिया गया, ठीक है। याद रखेंगे, गोपाल राय को पहले कहा गया कि 4,000 रुपये कर दो, फिर धीरे धीरे वो कर बढ़ा करके उसको कितना कर दिया गया, 12,000 रुपये कर दिया गया। 1772 ईस्वी में अंग्रेज अधिकारी टॉमस स्कॉट व चेरो राजा जयनाथ सिंह, बस यही गलती है, ये चेरो राजा नहीं है जयनाथ सिंह, चित्रजीत राय राजा है, ठीक है। तो इसको या तो आप चैनपुर का राजा कर लीजिए या राजा काट दीजिए, जयनाथ सिंह लिखिए खाली। जयनाथ सिंह के बीच युद्ध हुआ जिसमें अंग्रेजों की हार हुई। इस युद्ध के दौरान टॉमस स्कॉट पैर में गोली लगने के कारण घायल हो गया, जबकि पेलविन नामक अंग्रेज सार्जेंट की मृत्यु हो गई। दोनों का नाम याद रखिएगा, पूछेगा। जयनाथ सिंह ने 1772 ईस्वी में रंका के किले पर अधिकार कर लिया, तभी तो ये रंका के राजा कहलाते हैं। अंग्रेज अधिकारी कैमेक एक बड़ी सेना के साथ पुनः पलामू पहुंचा। जयनाथ सिंह पलामू छोड़कर किसी अज्ञात स्थान पर भाग गए थे। 1773-74 में अंग्रेजों ने पलामू पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। चलिए, तो पलामू पर कब्जा हो गया है, किसका कब्जा हो गया है, अंग्रेजों का कब्जा हो गया है। अब हम लोग पढ़ेंगे छोटा नागपुर खास क्षेत्र। ये बड़ी अच्छा है, कोई युद्ध नहीं, कोई लड़ाई नहीं, एकदम बेवकूफ़ी में अपना पूरा राज दे देंगे नागवंशी राजा। सोच के देखिए कि नागवंशी कितना धीरे धीरे कमजोर हो गए हैं।
कि इन लोग बिल्कुल भी विरोध नहीं करते अंग्रेज का। पढ़िए, छोटा नागपुर खास में अंग्रेजों का प्रवेश बड़ी आसानी से हो गया, बहुत आसानी से, ठीक है, कोई अपोज नहीं। नागवंशी राजा दर्पनाथ शाह 1771 ईस्वी में यहाँ का राजा जो था स्वयं अंग्रेजों को न्योता दिया था। इसके 3 मुख्य कारण थे। फिर हम लोग इतिहास में बैठ के किसी को जज नहीं करेंगे, ऐसे हम करते हैं, ऐसे जज नहीं करेंगे और क्या करेंगे, देखेंगे कि भाई दर्पनाथ शाह के अपने क्या क्या प्रॉब्लम है, तब उनका प्रॉब्लम सुनेंगे तो फिर बोलेंगे ठीक है आप ठीक है काम किए थे। चलिए, राज्य के दक्षिणी भाग में लड़ाका कोलों ने उपद्रव मचा रखा था, ठीक है, कोल से परेशान थे। नागवंशी राजा को रामगढ़ राज्य के माध्यम से कर देना पड़ता था तथा रामगढ़ राजा का कर वसूली के नाम पर स्थानीय लोगों का शोषण व इस क्षेत्र में आक्रमण करता था। फिर से हम इसको पढ़ेंगे, हम गड़बड़ पढ़े हैं इसको। नागवंशी राजा को रामगढ़ राज्य के माध्यम से कर देना पड़ता था। ये तो हम लोग पहले भी पिछले चैप्टर में पढ़े थे ना, कि नागवंशी राजा लोग अपना जो कर का अमाउंट होता था वो जाकर के रामगढ़ राज्य को दे देते थे। रामगढ़ राज्य वाला जो था वो जो भी उस समय आया करता था अलीवर्दी खां, उसको दे देता था, है ना, बंगाल का नवाब उस समय था ना, वो वही ना कलेक्ट करने के लिए आता था उस समय, तो उसको वो दे देता था। लेकिन अब नागवंशी अपना मूल्य जो भी उनका कर है वो किसके माध्यम से चुका रहे थे, रामगढ़ वाले के। तो अब ये भी एक प्रॉब्लम बन जाता है आगे चल के। वो क्या प्रॉब्लम है, नागवंशी राजा को रामगढ़ राज्य के माध्यम से कर देना पड़ता था तथा रामगढ़ का राजा कर वसूली के नाम पर स्थानीय लोगों का शोषण व इस क्षेत्र में आक्रमण करता रहता था, ठीक है। तीसरा, नागवंशी शासक पलामू में चेरों के खिलाफ अंग्रेजों की सफलता से काफी प्रभावित थे। यानी कि पलामू में जिस तरह से ये लोग चित्रजीत राय और जयनाथ सिंह को हराए थे, तो नागवंशी राजा बहुत इंप्रेस हुए थे कि वाह, वहां जब कंट्रोल कर सकता है तो मेरे यहाँ भी ये मेरा मदद कर सकता है। तो ये कह रहा है कि पलामू में दर्पनाथ शाह ने कैमक की सहायता की थी। और याद रखिएगा कि पलामू वाला जो वहाँ लड़ाई अभी हम लोग पढ़ के नहीं आए थोड़ा देर पहले, चित्रजीत राय और जयनाथ सिंह वाला, उसमें पलामू का जो अंग्रेज आक्रमण करने गया था उसमें दर्पनाथ शाह मदद किया था। एक बात याद रखिएगा, फिर रामगढ़ वाला राज्य भी याद रखिएगा, रामगढ़ वाले राज्य ना चित्रजीत राय और जयनाथ सिंह का मदद किया था। पलामू का जो लड़ाई हो रहा है उसमें दर्पनाथ शाह अंग्रेज लोग के साथ लड़ रहा है, यानी कि मन में रखिए कि नागवंशी राजा लोग अंग्रेज लोग के साथ लड़ रहे हैं, और रामगढ़ राज्य जो है, रामगढ़ राज्य वाला किसके साथ लड़ रहा है, चित्रजीत राय और जयनाथ सिंह के साथ लड़ रहा है। इसका मतलब है कि अब मेंटलिटी समझेंगे कि रामगढ़ राज वाला अंग्रेज को पसंद नहीं करता है, यानी कि अब अंग्रेज रामगढ़ राज्य में भी हमला करेगा, ठीक ना। तो चलिए, हम लोग दर्पनाथ शाह जी का पूरा प्रॉब्लम सुन लिए, 3 गो प्रॉब्लम है इनके पास। 1771 में नागवंशी राजा स्वयं सतबरबा जाकर कैप्टन कैमक से मिला तथा कंपनी की अधीनता स्वीकार कर ली तथा पटना काउंसिल को 12,000 रुपये सालाना कर देना स्वीकार कर लिया। खुद हर चीज मान गए कि चलो हम 12,000 रुपये सालाना कर देंगे। यहाँ पर कैप्टन कैमक ने नागवंशी राजा के साथ धूर्तता की तथा समझौता के नाम पर टोपी बदलने की परंपरा के आड़ में दर्पनाथ शाह की हीरो जड़ित पगड़ी अपनी साधारण टोपी से बदल ली। वास्तव में यहाँ हमें कैप्टन कैमक का लालच दिखाई पड़ता है, तो हम लोगों को यहाँ दर्पनाथ शाह का बेवकूफ़ी नहीं नजर आता है, दोनों चीज़ नजर आना चाहिए, ठीक है। तो ये बात सही है कि जब आप खुद से किसी के पास समझौता या फिर खुद से जाते हैं तो आपको घाटा होता है। वो हम लोग हिंदी में बोलते हैं ना, ले दही और दे दही में अंतर होता है, तो वही वाला बात है कि ले दही और दे दही में यहाँ अंतर हो गया, ठीक है। तो इसी हिसाब से इसको क्या करना पड़ा, वो बेवकूफ़ बनाया, अपना साधारण सा टोपी पहना दिया इनको और इनका टोपी पहन ले जिसमें बहुत सारा हीरा था, ठीक है। कैप्टन कैमक की सिफारिश पर पटना काउंसिल ने छोटा नागपुर खास को रामगढ़ राज्य के माध्यम से कर देने के स्थान पर सीधे काउंसिल को कर भुगतान का आदेश दिया। चलिए, मतलब कि अब रामगढ़ के माध्यम से नहीं होगा, ये डायरेक्ट आकर कर दे के जाएंगे। अब हम लोग चलेंगे जरा हजारीबाग क्षेत्र में। 1771 ईस्वी में हजारीबाग के रामगढ़ राज्य का शासक मुकुंद सिंह था, ठीक है। शुरू से लेके अंत तक ये विद्रोही बने रहेंगे, अंग्रेज को नहीं पसंद करते हैं तो नहीं ये पसंद करेंगे। मुकुंद सिंह अंग्रेजों का विरोधी था तथा अंग्रेजों के पलामू अभियान के समय पलामू नरेश को भरपूर सहायता दिया था। अभी हम लोग पढ़े थे ना कि जब पलामू में अधिकार हो रहा था तब अंग्रेज का साथ दिया था नागवंशी राजा और चित्रजीत राय का साथ दिए थे मुकुंद सिंह, ठीक है। ये याद रखेंगे हम लोग, गुटबाजी हो रहा है सब में। अंग्रेजों ने रामगढ़ नरेश को 20,000 वार्षिक मालगुजारी तथा अंग्रेजों के पक्ष में उचित आचरण करने की शर्त पर उसे गद्दी पर बनाए रखने का आश्वासन दिया, अन्यथा उसके राज्य पर कब्जा करने की चेतावनी दी। मुकुंद सिंह ने अंग्रेजों के इस प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया, जिसके बाद अंग्रेज अधिकारी कैमक ने हजारीबाग क्षेत्र में प्रवेश करने का निर्णय लिया।
इसी बीच मुकुंद सिंह के एक रिश्तेदार तेज सिंह ने स्वयं को रामगढ़ की गद्दी का दावेदार घोषित किया। 1772 ईस्वी में रामगढ़ राज्य पर एक तरफ से तेज सिंह तथा दूसरी तरफ से कैप्टन कैमक ने आक्रमण कर दिया। देखिए, आप जब पिछले चैप्टर में पढ़े थे तो आप लोग को याद होगा कि बागदेव सिंह रामगढ़ राज्य का स्थापना किए थे, और सिंहदेव कौन कौन था? बागदेव और सिंहदेव, जिसमें बड़े भाई सिंहदेव थे और छोटे भाई जो थे वो बागदेव सिंह जी थे। ठीक है, लेकिन ये ज्यादा बहादुर थे और स्थापना का श्रेय भी रामगढ़ के लिए बागदेव सिंह को जाता है। तो ये हुआ कि बागदेव सिंह का जो भी बच्चा लोग का बच्चा लोग होगा, मतलब कि बेटों का बेटा बेटा बेटा, इनकी पीढ़ी जो होगी वो जनरली राजा बनता था। और सिंह देव का जो पीढ़ी हुआ करता था, क्योंकि शुरू में देखिए जो राज बसा है उसमें ये दोनों मिलके उस राज्य को बसाए हैं। बागदेव राजा बने थे, सिंह देव उस समय भी क्या बोलते फौजदारी देखे थे। इसी तरह से ये बात बड़े शांति से चला आ रहा था कि बागदेव सिंह का जितना भी उसका क्या बोलते हैं बाल बच्चा लोग था, वो धीरे धीरे उसमें से एक राजा बनता था, और सिंह देव के जो भी आगे पीढ़ी आया वो सब के सब फौजदार में रहते थे। ठीक है, लेकिन एक समय जाकर के ये जो डील था, जो सामंजस्य था, वो टूट जाता है। और वो समय था कि मुकुंद सिंह जो थे वो बागदेव सिंह की पीढ़ी से थे, और ये जो तेज सिंह थे वो सिंह देव के थे। मतलब दोनों एक तरह से कहें तो चचेरे में रिश्तेदार में ही थे। लेकिन अब तेज सिंह का कहना था कि नहीं, अब हम राजा बनेंगे, और मुकुंद सिंह का कहना था कि हम शुरू से मेरे ही घर वाला सब राजा बनता तो हम बनेंगे। इसी में तेज सिंह चला गया अंग्रेज के पास, बोला कि चलो भाई हमको मदद कर दो, मेरा दावेदारी बनता है इस राज्य पे। तो मुकुंद सिंह का तो बात था कि अंग्रेज से ऐसे भी नहीं पट रहा था, इनका दोनों में ऐसे नहीं बनता था। और मौका मिल गया तेज सिंह के मार्फत में अंग्रेज को कि चलो बढ़िया है, तुम फिर हम तुमको जिता देंगे तो तुम हमको कर देना, और हम दोनों मिलके मुकुंद सिंह को हटाते हैं। तो चलो अब लड़ाई शुरू करना है। 1772 ईस्वी में रामगढ़ राज्य पर एक तरफ से तेज सिंह तथा दूसरी तरफ से कैप्टन कैमक ने आक्रमण किया। यद्यपि इस लड़ाई में मुकुंद सिंह पराजित हुआ, परंतु उसके एक समर्थक ने कैमक के सहयोगी कैप्टन इवेंस की हत्या कर दी। देखिए, इस लड़ाई में मुकुंद सिंह हार गए हैं, वो भाग जाएंगे, लेकिन मुकुंद सिंह का एक कोई समर्थक है, उनका कोई सिपाही होगा, कुछ होगा, कोई होगा, वो कैप्टन इवेंस को मारने में सफल हो जाता है। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पे मैप में एक बार देख लीजिए कि कहाँ कहाँ से कौन आ रहा है। हम पिछले चैप्टर में बोले थे ना, देखिए ये रामगढ़ राज्य है, यहाँ राजगद्दी पे बैठे हैं मुकुंद सिंह। इधर दक्षिण से छोटा नागपुर, खास में तो इन लोग का पूरा नागवंशी राजा में पकड़ है, पूरा सेना देगा, मदद देगा, हर मुमकिन प्रयास में मदद करेगा। तो छोटा नागपुर की तरफ से दक्षिण से कैप्टन कैमक आक्रमण कर रहे हैं, और ये रामगढ़ राज्य पे आक्रमण हो रहा है। ऊपर से इस गया से इधर उत्तर दिशा से तेज सिंह का आक्रमण हो रहा है। तो ये जो राज है इसको दो फ्रंट पे लड़ना है, इधर के फ्रंट पे भी लड़ना, इधर के फ्रंट पे भी लड़ना, तो कमजोर तो होगा ये आदमी। तो इसी हिसाब से फिर ये हार जाते हैं। इसका चौहद्दी एक बार देख लीजिए फटाफट। ये रामगढ़ राज्य, इधर संथाल परगना, इधर पलामू है, उधर आप देख रहे हैं गया वाला क्षेत्र है, बिहार वाला, और इधर छोटा नागपुर खास है। मैप में जाइए और एक बार जाके रामगढ़ राज्य को देख के आइए। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फिर बगल वाला कभी लड़ रहा है ना, ये बात का क्वेश्चन कभी आ गया ना, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, कम से कम टिक तो सही सही लगा लेंगे। चलिए, मुकुंद सिंह बंदी बनाए जाने के डर से रामगढ़ से भागकर पंचेत चले गए, जहां उसे कलेक्टर विटली ने संरक्षण प्रदान किया। बाद में कंपनी के आदेश पर मुकुंद सिंह को बंदी बनाकर पटना जेल भेज दिया गया। चलिए, जेल में चले गए मुकुंद सिंह जी। कैमक ने 30,000 वार्षिक मालगुजारी तय करते हुए तेज सिंह को रामगढ़ का राजा घोषित किया। सोचिए, सोचने वाला बात जो हम आपको बता रहे हैं, ये लोग अपने ही राज को डुबाने में कोई कसर नहीं छोड़े थे। कौन लोग? हम ही लोग के राजवंशी राजा लोग, कोई भी जो राजा थे। क्योंकि देखिए, अभी मुकुंद सिंह से अंग्रेज को 20,000 रुपया चाहिए था। मुकुंद सिंह को कह रहा था कि चलो हम तुमको राजा बने रहने दे देंगे, तुम 20,000 रुपया हमको दो। लेकिन यही तेज सिंह जो अपने से प्रपोजल लेके गया है कि चलो चलो हमको राजा बना दो, तो उससे 30,000 वार्षिक मालगुजारी लिया जा रहा है। फिर बोले ना, ले दही और दे दही में अंतर हो जाता है। आप खुद से अपना सर कटाने जाइएगा तो घाटा ज्यादा होगा, है ना। तो तेज सिंह से 30,000 का कर वसूली हो रहा है, और अगर मुकुंद सिंह मान जाते तो 20,000 उनको देना पड़ता। लेकिन मुकुंद सिंह 20,000 देने को भी तैयार नहीं थे, और ये गधा जो है तेज सिंह, वो 30,000 भी देने को तैयार है। लेकिन राजा बनना है उसको, चाहे घाटा कितना भी हो, इसको पब्लिक को कितना तंग करना पड़े, क्योंकि 30,000 रुपये बहुत बड़ा रकम था उस समय के समझ से। 1774 ईस्वी में तेज सिंह को रामगढ़ का विधिवत राजा घोषित कर दिया गया। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे मानभूम धनबाद। मानभूम क्षेत्र में अंग्रेजों को प्रवेश करने में लगभग 20 वर्ष 1763 से लेकर 83 लग गया।
ठीक है। 1763 ईस्वी में फर्ग्यूसन ने मानभूम क्षेत्र में जमींदारों से सालाना बंदोबस्त की प्रक्रिया प्रारंभ की। 1783-84 ईस्वी में मेजर क्रॉफोर्ड ने झालदा के राजा मंगल सिंह को गिरफ्तार कर झरिया में शांति स्थापित की। नाम याद रखिएगा थोड़ा। अब है संथाल परगना क्षेत्र। संथाल परगना क्षेत्र का देख लेते हैं एक बार। संथाल परगना प्राचीन अंग राज्य का हिस्सा था जिसे जंगल तराई के नाम से जाना जाता था। छोटा नागपुर का जो क्षेत्र था ना वो मगध साम्राज्य में आता था, ठीक है, मगध राज्य में। और जो हम लोग 16 जनपद पढ़ते हैं ना, महाजनपद, उसके हिसाब से बोल रहे हैं। और ये अंग का राज्य था, अंग राज्य का हिस्सा था। 1592 ईस्वी से 1660 ईस्वी तक यह क्षेत्र बंगाल की राजधानी रहा, ठीक है। 1676 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा इस क्षेत्र में एक व्यापारिक कंपनी की स्थापना की गई, जिसके बाद यहाँ के शाही टकसाल में कंपनी के सिक्के ढाले जाने लगे। 1702 ईस्वी में मुगलों से संबंध खराब होने पर अंग्रेजों ने राजमहल स्थित कंपनी के अधिकारियों को बंदी बनाने का आदेश दिया। देखिए 1702 ईस्वी में अभी यहाँ का राजा कौन है, मतलब राजा नहीं, मुगलों में सम्राट कौन बैठा हुआ है, औरंगजेब बैठा हुआ है। औरंगजेब के समय में अंग्रेज ज़्यादा टाइम बैन नहीं बोलता था, ठीक है, ज़्यादा उसका मतलब उसको क्या था, ज़्यादा फुदकने का समय नहीं मिला था। इसलिए औरंगजेब थोड़ा थे कट्टर, तो वो कंट्रोल में रखे रहता था ये क्या नाम है, अंग्रेज लोग को। तो औरंगजेब कहा कि ये लोग को बंदी बना के लाओ, क्योंकि इसका शाही टकसाल का यूज़ कर रहा था ये लोग। 1708 ईस्वी में मुगलों के दीवान मुर्शिद कुली खां एवं अंग्रेजों के बीच पुनः मतभेद हो गया, परंतु 1710 ईस्वी में संबंध ठीक हो गए। मुर्शिद कुली खां के बारे में पढ़ना है। 1742 ईस्वी में मराठों ने इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। 1757 ईस्वी में पलासी की लड़ाई में पराजित होने के बाद सिराजुद्दौला राजमहल पहुंचा तथा उसने इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। पलासी पहले हुआ था ना 1757 में, बक्सरबाद ने हुआ था 1764 ईस्वी में, ठीक है। तो जो 1757 में हुआ था उसमें सिराजुद्दौला ही हारा था ना, तो जब उधर से हार रहा तो भाग के चला आया था राजमहल वाले क्षेत्र में, यही बताया जा रहा है। सन 1763 ईस्वी में मेजर एडम्स के नेतृत्व में मीर कासिम के विरुद्ध विजय के पश्चात अंग्रेजों ने राजमहल क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। मीर कासिम 1764 में जो युद्ध हुआ था उसके बारे में है। मीर कासिम से तो पहले ही, मतलब 1764 में तो युद्ध हुआ, लेकिन पहले से ही इसके साथ मतभेद तो शुरू हो गया था, तभी ने इसको नवाब के पद से हटाया था, है ना। मीर कासिम ने राजमहल के उधवा नाला में अंग्रेजों के साथ युद्ध किया था, ये याद रखिएगा। राजमहल का कौन सा क्षेत्र था, उधवा नाला। चलिए अन्य तथ्य में क्या पढ़ना है। 1778 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने झारखंड में प्रशासन हेतु एक बृहद योजना प्रस्तुत की थी, एकदम इम्पोर्टेंट, ठीक है, इसको रटिए। झारखंड क्षेत्र का प्रथम नागरिक प्रशासक चैपमैन था, इसको भी रटिए। इसके बाद क्लीवलैंड ने संथाल परगना में पहाड़ी असेंबली 1778 में स्थापित की थी। देखिए 1778 में क्लीवलैंड, कौन क्लीवलैंड है, तिलका मांझी को गोली नहीं मारते ना, वो क्या मारते, तीर से मार के हत्या कर देते, बहुत ही होशियार था क्लीवलैंड जो था ना, बहुत ही होशियार प्रशासक कहेंगे इसको, ठीक है। ये जब जाकर के संथाल परगना में देखता है ना कि यहाँ का लोग को कंट्रोल करना, यहाँ के लोगों को समझना बहुत मुश्किल है, तो सबसे पहले होशियारी करता है कि वहीं के जो लड़ाकू लोग रहते हैं ना, उन्हीं लोग को अपने सेना में भर्ती करा लेता है, और किसी को 2 रुपये, किसी को 5 रुपये, किसी को 10 रुपये का तनख्वाह पे रख लेता है, मतलब कि वफादारी खरीदा जा रहा है। अब जिसका पेमेंट उठाएगा उसी का वफादारी किया जाएगा, तो उसी हिसाब से क्या करते हैं ये लोग अपने एरिया में, मतलब कि अपने ही एरिया का सारा राज बताते हैं और वहाँ पे कंट्रोल स्थापित करने में मदद करते हैं। यही है पहाड़ी असेंबली, ठीक है। पहले पहाड़िया लोगों को बरगलाते हैं, बाद में फिर संथाल लोगों को, जैसे इनका इंटरेस्ट इनको आएगा और जिस तरह से इनका जो लाभ होगा उस हिसाब से ये लोग पल्लड़ा चेंज करते रहेंगे, ठीक है। उस समय पढ़ाएंगे जब हम लोग तिलका मांझी का विद्रोह ये सब पढ़ेंगे ना, तब देखेंगे कि पहले कैसे ये लोग पहाड़िया लोगों को अपने साथ मिला करके ये लोग संथालों को परेशान कर रहे हैं, फिर संथाल के साथ मिल करके कैसे ये लोग पहाड़िया लोगों को परेशान करेंगे, ठीक है। तो दोनों चीज़ को हम लोग वहाँ पढ़ेंगे। अभी इसको यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। वीडियो लाइक कर दीजिएगा।